जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र। मैं डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 12वीं विषय इतिहास। अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, भाग 1। छात्र छात्राओं, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में छठी क्लास से लेकर 10 क्लास तक जानकारी मिली थी। आज आपको हड़प्पा संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, वो उनका सर्वेक्षण किसने किया, प्रथम किसने किया, और हड़प्पा मुहर पहली बार किसने देखा, इसके आवासों, मुद्राभांडों, आभूषणों, औजारों और हड़प्पा संस्कृति में पहली बार देखी गई मुहर, उसका अवलोकन करने वाले व्यक्ति को श्रेय जाता है। और हड़प्पा नामक स्थान लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका उत्पन्न हुआ। उस कालखंड में ये उदय में आई, अस्तित्व में आई, विस्तार हुआ, लेकिन इसमें से कुछ स्थान लुप्त भी हो गए। इसमें मनके, मोहरे, पत्थर, फलक, ईंटें, इसका क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात, महाराष्ट्र संस्कृति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हड़प्पा संस्कृति 3 भागों में विभाजित की गई। आरंभिक कालखंड है, परवर्ती कालखंड है और विकसित कालखंड है। आरंभिक कालखंड ये ज़्यादा से ज़्यादा अस्तित्व में आई, लेकिन अस्तित्व में आने के बाद जल के स्रोत या भूकंप या ज्वालामुखी के उद्रेक से उसका अस्तित्व नष्ट हुआ। कुछ स्थान उससे आज भी रहे, लेकिन वो पुरातत्व में उसकी छाननी की गई। परवर्ती कालखंड के अंतर्गत इसका दूसरा भाग आता है, और वो परवर्ती कालखंड ऐसा कालखंड है कि लगभग कुछ स्थानों का विस्तार विकसित होते हुए उन्होंने उस संस्कृति को बनाया गया। और लास्ट का जो कालखंड है वह है विकसित कालखंड। इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया। ये संस्कृति पहली बार सिंधु संस्कृति के नाम से जानी जाती है। सप्त सिंधु का जो प्रदेश है, उन क्षेत्र में जैसा वायव्य के तरफ जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यासा, सतलज और सिंधु, इस नदी के क्षेत्रों में काबुल और खुरम, ऐसी सप्त सिंधु का प्रदेश में इसका विकसित हुई। लेकिन इसमें कालीबंगा, बनावली या लोथल या धौलावीरा या दायमाबाद या चंबल, तापी या मोहनजोदड़ो, अम्बरी, कलाकोट, इन सभी क्षेत्रों में लगभग सभी स्थान ये सिंधु संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति नाम से जानी जाती है। आरंभ में इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन इसका आरंभ कुछ उदर निर्वाह और उसका जो कार्य है उस कार्य से गुजरा। उसमें उन्होंने कृषि की, मुद्राभांड शैली से, कुछ शिल्प कार्य से, कुछ बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ है और जलाशय के संकेत भी इसमें मिले। अन्य स्थलों का त्याग भी किया। कुछ संकेत आरंभ के कालखंड में लुप्त भी हुए, और लुप्त होने का कारण मैंने आपको प्रथम बताया कि भूकंप है, ज्वालामुखी का उद्रेक है, या बारिश है, या लोगों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की जो स्थिति थी, वो अपने स्थान से जाकर स्थानांतरित कृषि करते थे और उसमें उसके स्थान कुछ भूकंप और ज्वालामुखी से आरंभ में अस्थिर हो गए। साथ साथ इसका अमृनाल जो चित्र में हम देखते हैं, बंदर सादास या सिलवल या सिंधु नदी को कोटडीजी, इन क्षेत्रों में इनके बहुत सारे स्थान जो मानचित्र में दिए हुए है, गुजरात है, अफगानिस्तान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्रों में इसके जो क्षेत्र दिखाई देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तित्व में आई। और इसके अंतर्गत, सिंधु नदी के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता में जो भोजन के तरीके, शुरू में वो भोजन करते थे पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद से, जानवरों से जो भोजन मिलता था, इसमें मछली भी है और मांस और कंदमूल भी है। यहाँ पर भोजन के अंतर्गत गेहूँ है, जौ है, सफ़ेद चना, तिल और बाजरा। बाजरा गुजरात से प्राप्त होता था, लेकिन चावल कम प्रमाण में उत्पादित दिखाई देता है। चावल के जो बीज है वो मिलते नहीं है, लेकिन अनुमान लगता है, पुरातत्ववादी ने बताया है कि ये कृषि करते थे, उत्पादन लेते थे और उसका भोजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी था। ये लोग निर्वाह के तरीकों में पालतू जानवर, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ये ज़्यादा से ज़्यादा पालतू जानवर में रखते थे। इन पर उसका उदर निर्वाह और गुजारा भी चलता था। कुछ इनके द्वारा व्यवसाय भी करते थे या परिवहन भी करते थे। उसके साथ साथ जंगली प्रजातियों भी, जैसा वराह अर्थात सुअर, हिरन तथा घड़ियाल, ये हिंसक प्राणी और जंगली प्रजाति है, इनकी वो शिकार भी करते थे। शिकारी संग्रह भी इनमें से तैयार हुए हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं जानवरों का शिकार करते थे। पुरातत्ववादी ने जो उनके जो लक्ष्य है, रिपोर्ट है या उत्खनन से ये पता नहीं चला, लेकिन आखेटक समुदाय के से इनका मांस प्राप्त करते थे, ये जानकारी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पता होती है। कृषि करने में एक अनुमान लगता है कि जो वृषभ का उपयोग करते थे, कुछ बैलों का उपयोग करके वो कृषि करते थे और कृषि प्रौद्योगिकी का जो उनका क्षेत्र है वो एक किए गए रेखांकन से कुछ के वृषभ के विषय में जानकारी, बैलों का प्रयोग भी वो करते थे। बनावली हरियाणा में मिले मिट्टी के हल से ये पता चलता है। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगा के क्षेत्र में कुछ जुते हुए खेत का साक्ष्य के द्वारा वो पुरातत्ववादियों ने अनुमान निकाला। औजारों का प्रयोग लकड़ी, पत्थर, धातु या लकड़ी के विविध प्रकार के हल या औजार तैयार किए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में होने के नाते अफगानिस्तान में भी शोगुतु नामक स्थल से नहरों के विशेष अवशेष मिले और अर्धशुष्क होने का कारण उनको कृषि करना बहुत कठिन था, तो कुछ नहरों के द्वारा उन्होंने कृषि की। शोगुतुई नामक स्थल में नहरों के अवशेष मिले। पंजाब, हरियाणा में ही इसके अवशेष है और वहाँ पर नहर के अवशेष, उदाहरणार्थ गुजरात में भी धोलावीरा में मिले जलाशय का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था और इसके द्वारा राहतगढ़ के द्वारा अभी तक भी ये प्रयोग किए गए हैं। मोहनजोदड़ो में अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली। अवतल चक्कियाँ एक बड़ा पत्थर है, एक गोलाकार पत्थर है। दोनों पत्थर को घिसकर वो चक्कियाँ बनाए देते थे। कुछ मसाला तैयार करते थे, कुछ मिर्च मसाला के साथ, कुछ लहसुन के साथ, कुछ प्याज को बारीक करने के लिए, अच्छी सब्जी बनाने के लिए। आज की तरह भी वो हम बोलते हैं कि उरोटा है, पाठा है, जैसा यूज करते हैं, उसी प्रकार की
अवतल चक्कियाँ उसकी एक महत्वपूर्ण देन थी। धातु के सूक्ष्म औजार उन्होंने बनाए। साइड में चित्र 1.4 में आप देखिए, धातु के औजार हैं शिकार करने के लिए, खुदाई करने के लिए, जुड़ाई करने के लिए, फसल बोने के लिए, लगाने के लिए। और धौलावीरा में जलाशय के जो स्रोत मिले हैं वो स्रोत भी साइड में दिया गया है। विशेष प्रकार का जो स्रोत है, आज भी ये स्रोत धौलावीरा का एक हमारे लिए प्रेरणा स्थान रहा है कि इस स्रोत से ये राजगीर का कार्य में ध्यान में आता है कि किस प्रकार उन्होंने बनाया है। और अवतल चक्किया के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। ये अवतल चक्किया है। अवतल चक्की एक प्रकार से टेस्टी खाना बनाने के लिए, आज हम देखते हैं कि विश्व में टेस्टी खाना बनाने में अभी नूडल्स आ रहे हैं और ये स्पेगेटी आ रही है, या अलग अलग प्रकार के खाने के मेनू के तरीके आ रहे हैं। लेकिन वो उनकी ही देन है कि किस प्रकार उसको बनाया जाए और किस प्रकार खाना टेस्टी बनाया जाए। तो ये चक्किया का उपयोग हड़प्पा कालखंड में करते थे। उनका पुरातत्ववादी ने अनुमान निकाला। मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले पुरास्थल में उत्खनन में पता चला है हड़प्पा का, और अब हड़प्पा ये उत्तरी रावी नदी के किनारे पर है, लेकिन मोहनजोदड़ो उसके दक्षिण के साइड में नीचे की ओर सिंधु नदी के तरफ आता है। और उसको भी मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध ऐसा नगर माना जाता है। यहाँ के दुर्ग और निचला शहर दो भागों में मोहनजोदड़ो को विभाजित किया गया है। एक दुर्ग का महत्व भी यहाँ पर लिया जाता है, एक सार्वजनिक महत्व है। छोटा लेकिन ऊंचाई पर दुर्ग बनाया जाता था, पहाड़ी पर, टेकड़ी पर, जैसे हमारे तरफ बहुत सारे किले हैं उसी प्रकार से। और आजू बाजू के क्षेत्र की देखभाल करने के लिए उसको जैसे सुविधा रखते थे, उसी प्रकार दुर्ग से जो एरिया की सर्वे करने के लिए, देखभाल करने के लिए, या वहाँ पर दारूगोला या कुछ भंडार गृह का स्थान भी रखा जाता था और खाद्यान्न भी रखा जाता था, और सुरक्षा और जलाशय का स्रोत दुर्ग ही था। छोटा लेकिन ऊंचाई पर दुर्ग था। कच्ची ईंटों के चबूतरों पर भी बनी दुर्ग के चारों ओर दीवार रहती थी। दुर्ग दीवार से घिरा रहता था। दुर्ग के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते थे, और उन क्षेत्रों के बारे में और भी दुर्ग की जानकारी हम अगले पॉइंट में देखते हैं। निचला शहर ये मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण नियोजित ऐसा शहर था। बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया एक शहर को निचला शहर माना जाता है। दीवार से घेरा गया था ये शहर। चारों तरफ इसकी सीढ़ी थी और अंदर प्रवेश के लिए दरवाजे थे। नियोजन के अन्य लक्षणों में इसे ईंटें शामिल है। ईंटें का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सन 1875 में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति को जानने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कर्निघन भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कुछ जानकारी को मोहर का पता पहले लगाया, लेकिन मोहर से टोटली जानकारी नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे अवशेष से कहाँ तक वो सक्सेस तो हुए, लेकिन कुछ शिलालेख है, मुद्दभांड है, इसकी पहचान में वो असफल भी रहे। लेकिन किले की संरचना किस प्रकार की है इस मानचित्र में दी गई है। किला कैसा होता है, किले के चारों ओर दीवार कैसी होती है, निचला स्तर कैसा होता है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और इसे किले का महत्व भी आप जान सकते हैं। साथ साथ हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान नालों का है। उसने पानी का निकास की प्रणाली नालों के द्वारा बनाई थी। ये पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति थी। प्रत्येक घर दीवार के गली से सटा होना आवश्यक था, और प्रत्येक घर को नालियाँ बनाई जाती थी। गंदा पानी अलग चला जाता था, और स्नान गृह में आने वाला
जो पानी है कुओं से, उसके लिए भी स्पेशल व्यवस्था तैयार की गई थी। नाली की व्यवस्था कृषि के लिए भी उन्होंने दिखाई देती है, जो जलाशय के स्रोत से आपको पता चलता है। और नाली व्यवस्था वहाँ पर एक प्रकार से जो उस एरिया को स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छा रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। हड़प्पा संस्कृति की एक नाली की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हम देखते हैं कि गृह स्थापत्य आज जैसा कि एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है, और मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों से बना हुआ है। और इस भवन जो प्लानिंग से, योजना से और उसके अलग अलग कमरे बनाए जाते थे, इसमें आर्गन पर केंद्रित गतिविधियां का केंद्र था। आर्गन का मुख्य द्वार से सीधा अवलोकन नहीं होता था। मुख्य द्वार से आर्गन नहीं दिखता है, क्योंकि आर्गन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ गतिविधियां होती है, रसोई के बारे में या काटने के बारे में, सिलाई के बारे में, कुछ चर्चा करने के बारे में बाहर वाले को पता न चले, ऐसे जगह पर आर्गन रहता था। कुछ कार्य विधि भी वहाँ पर चलती थी। और स्नान घर नालियाँ सड़कों से जुड़ी थी। स्नान घर से जो गंदा पानी निकलता है वो सीधा गंदे पानी के तालाब था, एक तरफ उधर चला जाता था। और सभी की व्यवस्था नियोजित और प्लानिंग से इस प्रकार बनाई थी। सीढ़ियों के अवशेष तल घर या छत पर जाने के लिए लगाए थे, और बहुत सारे घरों में सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं कि तल घर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। कई आवासों में कुएं भी मिले, लगभग 700 कुएं यहाँ पर मिले हैं। हर घर में पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे कुएं वहाँ पर तैयार किए गए जाते थे। कुएं ऐसे जगह पर बनाए जाते थे कि बाहर का व्यक्ति भी कुएं से पानी ले, बाहर से बाहर ही और चला जाए, कि यानी कुएं की जो बनाने की योजना थी वह अंदर के बीच के साइड में न बनाते हुए इमारत के सटे साइड में कोने में या उसका प्लानिंग से एक जगह पर कुआं बनाया जाता था। और कुएं का उपयोग वो लोग अपने हर घर के लिए करते थे। और ज़्यादातर कुएं वहाँ पर मिले। और जल कितना महत्वपूर्ण है, जीवन की पहली शर्त जल है। और जल किस प्रकार अच्छा रखना है वो भी वो जानते थे। ये कालखंड लगभग हम ईस्वीसन पूर्व 2600 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 1900 का कालखंड है, लेकिन कितने जागरूक और दक्ष ये लोग थे, इसे कई कुओं और उसके आवासों से पता चलता है। स्वच्छ और सुंदर प्लानिंग से बनाई हुई इमारत, उसकी किचन है या डाइनिंग रूम है या संडास है या बाथरूम है या अलग अलग प्रकार की बेडरूम है, योजना है, ये प्लानिंग से रहती थी। ये स्थापत्य अवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण थी। साथ साथ ये स्थापत्य अवस्था को हम इसमें चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। आर्गन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पर है, सीढ़ियाँ किस प्रकार बनाई हैं और कुआं कौन से साइड में है, इन प्रकार का अवलोकन भी आप इस चित्र के द्वारा हड़प्पा कालखंड के जो भवनों के द्वारा हम देख सकते हैं। साथ साथ मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, इसका दुर्ग के बारे में इसके पहले ही आपको मैंने जानकारी दी है। ये दुर्ग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए। और माल गोदाम ईंटों से बने निचले हिस्से में है। और दुर्ग में विशाल स्नानगार भी दिखाई देते हैं। ये स्नानगार आयताकार थे। जलाशय उत्तर दक्षिण भागों में 2 सीढ़ियाँ या तीनों ओर कक्षा बने रहते थे। बड़ा कुआं भी साइड में होता था। दोनों ओर से 8 स्नानगार बने रहते थे, 4 इधर के साइड, 4 उधर के साइड, और तीनों ओर कक्ष बने रहते थे। कक्ष में जाकर पहले स्नान करना है, फिर बाद में स्नान गृह में जाना है, फिर बाद में कपड़े वगैरह बदलने के लिए कक्ष में आना है। और इतनी आज के स्विमिंग पूल की जो तुलना है वो
तुलना इसके साथ होती है। विशाल स्नानगार ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्नानगार का भी चित्र आपको मैं दर्शा दूंगा, और वो भी विशाल स्नानगार के लिए मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध ऐसा एक शहर है, नगर है, वहाँ पर मिला है। साथ साथ हम देखते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने लगभग हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पूरी ली है। हड़प्पा संस्कृति को उनसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा कालीन मिले अनाज के नाम बताइए। अवतल चक्किया बड़ी संख्या में कहाँ मिली? अवतल चक्किया का महत्व बताइए। दुर्ग की विशेषता का वर्णन कीजिए। और 5वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हड़प्पा कालीन गृह स्थापत्य की विशेषता का वर्णन कीजिए। साथ साथ विद्यार्थी मित्रों, आज आपको हड़प्पा सभ्यता का जो पहला भाग है, उस भाग का पूरा महत्व मैंने आपको दर्शाया है, और इसकी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी जानकारी की। आपको गुरु वर्ग के लिए हड़प्पा सभ्यता के शहर में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाई, और इन सूचियों को पहचान कीजिए। आभार। प्राचार्य श्री R.R. कसर सर, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। ये पहली बार मैंने बनाया है, इनका मैं आभार मानता हूँ और धन्यवाद।